दोस्तों सोचिए, अगर किसी घर की बहू को उसी की सास एक भिखारी के हाथों में सौंप दे तो उस औरत पर क्या बीतेगी। इसी तरीके की आज की कहानी है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वही भिखारी कुछ ऐसा कर जाता है जिसने पूरे मोहल्ले के लोगों को शर्मिंदा कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक विधवा बहू की नहीं बल्कि उस दर्द की है जिसे लोग अंधविश्वास और मनहूसियत कहकर के नाम पर कुचल देते हैं। एक ऐसी लड़की यानी कि एक ऐसी विधवा औरत की है जिसने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने पति को खो दिया था। जी हाँ दोस्तों, और फिर उसी घर में कैद होकर रह गई जहाँ कभी वह दुल्हन बनकर आई थी। उसकी सास उसे बहू नहीं, अपने बेटे की मौत का कारण मानने लगी थी। उसे भूखा रखा जाता था, नौकरों की तरह व्यवहार किया जाता था और हर दिन उसके आत्मसम्मान को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ा जाता था। ये कहे कि उसको बेइज्जत किया जाता था। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मोड़ तब आता है जब घर के दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आता है भीख मांगने के लिए, और गुस्से में अंधी सास क्या करती है, अपनी ही बहू को उसके हाथों में सौंप देती है और कहती है कि उसके साथ भेज देने की बात कह देती है। उसे लगा था कि एक बेबस लड़की एक बेबस विधवा को घर से निकाल रही है, लेकिन उसे नहीं पता था दोस्तों कि अगले ही दिन उसी बहू की वजह से उसका सिर पूरे समाज के सामने झुकने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों, इस कहानी का अंत आपकी आंखों में आंसू भी लाएगा और दिल में एक सीख भी छोड़ देगा। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी भगवान इंसानों की परीक्षा लेने के लिए सबसे साधारण चेहरे में चमत्कार छिपा देते हैं। काशी के संकरी गलियों में सुबह की आरती और मंदिर की घंटियों की आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही थी दोस्तों। गंगा के किनारे बसे उस पवित्र शहर में लोग अपने पाप धोने के लिए आते थे, लेकिन उसी शहर में एक पुरानी और जंजर हवेली में हर दिन किसी की उम्मीदें टूट रही थी। उस हवेली के भीतर एक नम और अंधेरे आंगन में करीब 25 साल की एक युवती चुपचाप जमीन पर बैठी थी। उसका नाम था गौरी दोस्तों। माथे से सिंदूर मिट चुका था। वह विधवा थी और बदन पर फीके सफ़ेद साड़ी लिपटी हुई थी, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसी आंगन में उसके पायल की आवाज़ गूंजती थी। वह नई नवेली दुल्हन बनकर इस घर में आई थी और उसकी आंखों में रंगीन सपने बसे थे। मगर किस्मत ने दोस्तों ऐसा वार किया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही एक सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो चुकी थी। कि चिता की राख अभी तक पूरी ठंडी भी नहीं हुई थी कि जो उसके ससुराल वालों थे उन्होंने गौरी को अपशगुन मान लिया। जिस घर में उसका स्वागत एक टाइम पे फूलों से हुआ था दोस्तों, वहीं अब उसे नौकरों से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी दी जाने लगी थी। उसे जिल्लत मिलती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उसे जगा दिया जाता और देर रात तक वह घर के ही काम करती रहती। कभी बर्तन मांजना, घर के झाड़ू पोछे लगाना, कभी किसी का खाना बनाना। ठीक है, इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी चल रही थी दोस्तों। लेकिन एक दिन दोपहर के समय भारी कदमों की आवाज़ आंगन में गूंजी। गौरी जो थी डरते हुए सिर उठाकर देखने लगी। सामने उसकी सास कमला देवी खड़ी थी, जिसके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। क्या देख रही है इस तरह? तेरी मनहूस शक्ल देखकर ही मेरा खून जलने लगता है। इस तरीके से उसकी सास जो थी उसे ऐसे शब्द, कड़वे शब्द जो थे दोस्तों, बोलने लगी थी। इतना कहकर उसने पास रखे साफ बर्तनों को पैर से धक्का मार दिया और सारे बर्तन आवाज़ करते हुए फर्श पर गिर गए। गौरी घबरा कर पीछे हट गई। कांपती आवाज़ में उसने कहा, माँ जी, मैंने तो सारे काम पूरे कर दिए थे। लेकिन इससे पहले गौरी उसके आगे कुछ कहती कि जो उसकी सास थी वो भड़क उठी। उसने चीखते हुए कहा कि चुप कर अपशगुन, मेरे जवान बेटे को खा गई। तेरे कदम इस घर में पड़ते ही हमारा सुख भी खत्म हो गया है। पता नहीं किस जन्म का पाप था जो तुझ जैसी को हम अपने घर पर लेकर आए। ये सुनते ही जो गौरी थी उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ते हुए बहुत धीरे से कहा, माँ जी, मैंने भी अपना सब कुछ खोया है, मैंने भी अपना पति खोया है, मेरा भी तो घर उजड़ गया था। ये सुनते ही जो उसकी सास थी उसने उसके बाल पकड़ लिए और उसे ज़ोर से झकझोरते हुए बोली, तेरा दुख सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। तेरी परछाई तक अशुभ है। अगर मेरा बस चले तो इस घर से भी तुझे निकाल। जानवरों को जो घर है वो साफ कर, घर के अंदर कदम रखने की कोशिश मत कर। मतलब जो कि तबेला था ना, जो बोलते हैं, वो था जानवरों का, तो वो उसको बोल रही थी उसकी सास की, जाकर तू वो साफ कर। गौरी चुपचाप जो थी वो आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली गई। पूरे दिन वह बिना कुछ बोले काम करती रही। झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, चूल्हे पर खाना बनाना, यही उसकी दिनचर्या चलती थी। लेकिन बदले में सिर्फ उसे अपमान और ताने दिए जाते थे। घर के बाकी लोग गर्म खाना खाकर अपने कमरे में सो जाते थे रात को। रसोई में गंदे बर्तनों का जो ढेर पड़ा था, गौरी वहीं फर्श पर बैठी उन्हें बस साफ करती रहती थी।
भूख से उसका पेट बुरी तरह मरोड़ रहा था। पिछले 2 दिनों से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था और उसे खाना दिया भी नहीं जाता था। अगर किसी का खाना बच जाता था उसे मिल जाता, नहीं तो उसको वो भी नहीं मिलता था। तभी उसकी ननंद रेखा वहाँ पर आई। उसमें उसके हाथ में एक छोटी कटोरी थी जिसमें थोड़ी सी ठंडी दाल थी और एक सख्त हो चुकी रोटी रखी थी। उसने वह कटोरी गोरी की तरफ ऐसे सरका दी जैसे वह किसी जानवर के सामने फेंक रही हो। वह तिरस्कार भरी आवाज़ में बोली, ले ले, तेरी यही औकात है, तू इसी के लायक है। ज़्यादा उम्मीद मत किया कर इस घर से। अगर ये भी नहीं खाएगी तो शायद हमारा खून पीकर ही जिंदा रहेगी तू। इतना कहकर घर की बड़ी बहू हंस पड़ी। उसकी आवाज़ में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ तिरस्कार भरा था। सामने फर्श पर बैठी गोरी कांपते हाथों से वह सूखी और बासी रोटी उठाने लगी। रोटी से बदबू आ रही थी और दाल भी खट्टी हो चुकी थी, लेकिन कई दिनों की भूख इंसान से उसकी पसंद और इज्जत दोनों छीन लेती है। दोस्तों, गोरी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अपने आप को दबा रही ताकि कोई देख न ले, क्योंकि वैसे भी उसको पूछने वाला कोई भी नहीं था। अगर उसका रोने की भी आवाज़ आती तो उसको और ज़्यादा जिल्लत मिलती। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि हे माँ गंगे, अगर मेरी ज़िंदगी में सिर्फ अपमान ही लिखा था। वो अपने भगवान को, अपनी माँ को याद कर रही थी कि मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेती, लेकिन उस घर में उसे रोने तक की इजाज़त नहीं थी। अगले दिन उसके हिस्से में दोगुनी जिल्लत आती, इसलिए वो चुपचाप अपने दर्द को निगलना सीख चुकी थी। धीरे धीरे इसी तरीके से दोस्तों कई दिन गुजर चुके थे। गोरी की जो ज़िंदगी थी इसी तरीके से बीतने लगी। अब गोरी का चेहरा पूरी तरह मुरझा चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे आ चुके थे, वह दुबली पतली हो चुकी थी। उसके चलते वक्त भी वह लड़खड़ा जाती। उस हवेली में अब वह किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि एक ऐसी परछाई की तरह जी रही थी जिसकी मौजूदगी में सब नफरत करते थे। एक सुबह वह आंगन के कोने में बैठी सिलबट्टे पर मसाले पीस रही थी। दोस्तों, उसके हाथ काँप रहे थे और माथे से लगातार पसीना टपक रहा था। कई बार उसका मन कर रहा था कि वह शायद अभी गिर पड़ेगी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। लेकिन कमला देवी की कठोर निगाहें और हर वक्त उसी पर टिकी रहती थी। तभी अचानक एक दरवाजे से, मुख्य जो दरवाजे था, वहाँ एक भारी आवाज़ सुनाई दी। माई, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो। 2 दिनों से पेट में अन्न का दाना भी नहीं डाला, बची हुई रोटी मिल जाए तो दुआ दूंगा। ये कहते हुए एक भिखारी वहाँ दरवाजे पर आया था। आवाज़ सुनते ही कमला देवी झुंझला कर उठी, बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी और सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। ये कहते हुए वह दरवाजे की तरफ जाने लगी जो उसकी सास थी गंगा की। काम धंधा करेगा कि नहीं, बस हाथ फैलाना आता है। उन्होंने गुस्से में दरवाज़ा खोला और बोला। बाहर एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, बाल बिखरे थे और कंधे पर एक पुराना सा झोला लटका हुआ था। पहली नज़र में एक वह साधारण भिखारी लगता था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। उनमें वह बेबसी नहीं थी जो आमतौर पर सड़क पर भीख मांगने वालों को दिखाई देती है। वह शांत खड़ा बस सामने देख रहा था। उस आदमी ने विनम्र आवाज़ में कहा, माई, जो बचा है वो दे दीजिए। भूखा इंसान हूँ, दुआ दे सकता हूँ इसके बदले आपको। ये वो भिखारी ने अपने शब्द कहे। दोस्तों, कमला देवी जो थी उसे घृणा से देखी और तेज आवाज़ में बोली, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, तुम जाओ यहाँ से। मुफ्त में खाने वाले की हमारे घर पर कोई कमी नहीं है। वह आदमी बिना कुछ बोले मुड़ने ही वाला था कि तभी कमला देवी की जो नज़र थी, जो गंगा की सास थी, उसकी नज़र अपनी बहू पर पड़ी। गोरी अभी भी चुपचाप मसाला पीस रही थी। उसके कपड़े पसीने और धूल से भीग चुके थे। उसी पल कमला देवी के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। उनके दिमाग में कुछ चलने लगा। उन्होंने बिना देरी के किया कि ऊंची आवाज़ में कहा कि ये सुन, जरा रुक। वह आदमी ठहर गया और पलटकर उनकी तरफ देखने लगा। कमला देवी तेज कदमों से आंगन में पहुंची। उससे पहले कि गोरी कुछ समझ पाती, उन्होंने क्या किया कि गोरी का हाथ पकड़ा और भिखारी की तरफ जाकर उसकी तरफ धकेल दिया और भिखारी को कहा, जो वो भिखारी था, उसे कहा कि इसे तुम अपने साथ ले जाओ, इसे भीख समझकर इसे रख लो। आज के बाद से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। ये कहकर गोरी के सामने दरवाज़ा बंद कर दिया। हालांकि गोरी ने कहा भी कि माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आखिर क्या गलती की है। लेकिन कमला देवी जो थी, उसकी जो सास थी, उसके ऊपर पागलपन सवार था। गली में खड़े सब लोग ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन हालांकि किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन कहीं किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे आकर बढ़कर कुछ कह सके। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी होकर ठंडी आवाज़ में बोली, तो भीख मांगने आया था ना, अब ले जा इसे। अनाज नहीं दे सकती, लेकिन अपने घर की सबसे बड़ी मनहूसियत जरूर दे सकती हूँ। आज से ये तेरी है, चाहे जला ले या इसे बचा ले, जो इसके साथ करना तो कर ले। यह कहकर उसने अपनी बहू को धक्का दे दिया। रोते हुए उसकी आवाज़ काँप रही थी। दोस्तों, आंसू से कमला देवी को वह पैर पकड़ ली जो गोरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी दया नहीं आई उसकी सास के।
फिर उन्होंने उस शांत खड़े आदमी की तरफ देखा और कठोर स्वर में कहा, ले जाओ इसे यहाँ से, अब बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इतना कहकर कमला देवी ने हवेली का जो दरवाज़ा था वो बंद कर लिया। उस भारी दरवाजे के बंद होते ऐसा लगा जैसे गौरी की ये आखिरी सहारे की उम्मीद भी छिन गई हो। उससे जो पूरी गली में अब सन्नाटा फैल चुका था। दूसरी तरफ वह अजनबी आदमी कुछ दूरी पर खड़ा चुपचाप ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न जल्दबाजी। वह बस शांत नज़रों से गौरी को देख रहा था जो भिखारी उसके साथ आया था। उसकी आवाज़ सामान्य भिखारी जैसी नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब बात जरूर थी दोस्तों, ये गौर करने वाली है। गौरी ने धीरे से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है, वह कहाँ जाएगी, क्योंकि उसके माता पिता तो इस दुनिया में नहीं थे। एक ही सहारा था, वो भी छिन चुका। वह आदमी बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगा। गौरी ने एक बार पीछे मुड़कर उस बंद हवेली को देखा और फिर धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ी। दोनों उन गलियों से निकलकर सड़क की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते पर गौरी चुप थी, उसके कदम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। उसके मन में बार बार डर पैदा हो रहा था, कहीं ये आदमी भी उसके साथ कुछ गलत ना कर ले या उसे बेच ना दे। ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। काफ़ी देर चलने के बाद अचानक गौरी सड़क किनारे रुक गई। अब वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उससे रुकते ही वह आदमी भी ठहर गया। उसने पलटकर गौरी की तरफ देखा और फिर शांत आवाज़ में बोला, डरने की जरूरत नहीं है, आज के बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये कहकर उस भिखारी ने उसे हौसला देने की कोशिश की। तभी अचानक पीछे से एक पुलिस की जो जीप थी वो वहाँ पर आई। कुछ ही सेकंड में उस पुलिस की जीप तेज़ी से आकर उसके पास रुक गई। जीप रुकते ही पुलिस इंस्पेक्टर गुस्से में बाहर निकला। उसकी नज़र सबसे पहले सहमी हुई गौरी पर पड़ी और फिर फटे हाल आदमी पर जाकर टिकी जो एक भिखारी था। उसे लगा कि शायद ये भिखारी उस औरत के साथ कुछ कर रहा है या उसे कहीं लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। उस इंस्पेक्टर को लगा। इसी वजह से इंस्पेक्टर गर्मा गर्मी करने लगा। बिना कुछ पूछे वह तेज़ी से उस आदमी के पास पहुँचा और उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे जोर से बोला, कौन है तू और इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहा है। आसपास जो रास्ते में खड़े लोग थे वो भी देखकर हैरान रह चुके थे। उस आदमी के चेहरे पर एक जोरदार उसने थप्पड़ भी मार दिया। जो भिखारी था, इंस्पेक्टर ने क्या किया, उस भिखारी के ऊपर थप्पड़ भी मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास से गुजर जो रहे थे लोग वो भी रुक कर देखने लगे। इतनी देर में गौरी भी घबरा कर बोलने लगी कि नहीं इंस्पेक्टर, ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं करे, बल्कि मैं भी इनके साथ चल रही हूँ। तभी इंस्पेक्टर ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने सख्त आवाज़ में कहा, तुम जैसी लड़कियां इन लोगों की चाल नहीं समझती। सड़क पर घूमने वाले ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। थप्पड़ खाने के बाद भी वो जो भिखारी था वो कुछ ही नहीं बोला। उसने न गुस्सा दिखाया न सफाई, बस धीरे से उसने अपनी नज़र इंस्पेक्टर की तरफ उठाई और खूंखार भरी नज़रों से उसे देखने लगा। उसे जैसे लगा कि सामने कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसे डराना आसान नहीं होगा। ये उस इंस्पेक्टर को लगने लगा। फिर भी अपनी वर्दी का रोब दिखाने लगा वो इंस्पेक्टर जो था। ऊंची आवाज़ में बोला, अभी थाने ले जाकर तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। तभी अचानक पीछे से एक जो हवलदार था दोस्तों, वो तेज़ी से दौड़ता हुआ आया और उसने उसके कान में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो जो इंस्पेक्टर था वो भी चौंक गया और वह तुरंत उस भिखारी जो था उससे पीछे हट गया। ये देखकर जो थी वो जो गौरी थी वो भी हैरान रह चुकी थी। कुछ सेकंड पहले जो आदमी गुस्से में चिल्ला रहा था अब वो पूरी तरह घबरा चुका था। ये देखकर गौरी हैरान थी। आसपास खड़े लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अगले ही पल जो इंस्पेक्टर था अचानक झुक गया और उस फटेहाल आदमी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और माफ़ी मांगने लगा। लेकिन उस भिखारी ने क्या कि कुछ नहीं किया, वो चुपचाप अपने आगे निकल गया। ठीक है, गौरी भी उसके साथ चलने लगी। उसने सिर्फ गौरी की तरफ देखा, शांत आवाज़ में कहा, चलो। गौरी बिना कुछ समझे अब उसकी तरफ चलने लगी। कुछ देर बाद दोनों शहर के एक बहुत बड़े आलीशान होटल के सामने पहुंचे थे। बाहर चमचमाती गाड़ियां थीं और शीशे का विशाल दरवाज़ा दूर से ही चमक रहा था। पहुंचकर हैरान रह गई। उसने घबरा कर कहा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम यहाँ बैठकर खाना खाएं। तो वो जो भिखारी था उसने कहा कि तुम चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो। फिर वह सीधे होटल के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड जो थे पहले तो उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी अंदर से मैनेजर जो था वो जल्दी से आगे आया। गौरी को लगा कि अब उन्हें शायद डांट कर भगा दिया जाएगा, लेकिन अगले ही पल जो वो मैनेजर था वो सलाम करने लगा और उसने VIP जो सीट थी उस भिखारी के लिए की और कहा कि सब तैयार है। इसके बाद खुद उन्हें अंदर लेकर गया। होटल के अंदर मौजूद यह दृश्य देखकर हैरान थे कि साधारण भिखारी जैसा दिखने वाले आदमी को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है। और यही बात गौरी को भी खटक रही थी कि आखिर एक भिखारी को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है। पहले वो इंस्पेक्टर थप्पड़ मारने के बाद झुक गया और उसके बाद अब ये मैनेजर भी कर रहा है। हालांकि उसने ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे काफ़ी देर से भूख लग रही थी।
वो जो भिखारी था उसने कुछ इशारा किया, जो मैनेजर था कुछ देर के बाद ही काफ़ी सारा खाना उसने टेबल पर सर्व कर दिया था। गौरी को वैसे ही कितने दिनों से खाना नहीं मिला था, इसलिए उसने बिना देरी के खाना खाना शुरू कर दिया। और खाना खाते खाते उसकी आंख से आंसू भी आ रहे थे, क्योंकि आज उसे ताज़ा ताज़ा खाना मिल रहा था। क्योंकि पहले उसे अपने ससुराल में बासी खाना या तो फिर ख़राब खाना भी दिया जाता था खाने के लिए, जो कि उसे मजबूरन खाना पड़ता था, क्योंकि कई कई दिनों तक उसे भूखा रखा जाता था। गौरी ने धीरे से खाना उठाया और वो चुपचाप खाने लगी। वो भिखारी जो था उसने मैनेजर को कहा कि इस लड़की को तुम यहाँ पर काम पर रख लो। उस भिखारी की बात सुनते मैनेजर ने कहा कि जी सर, आज से ऐसा यही होगा। उस दिन के बाद से गौरी को क्या थी, उस होटल में काम करने लगी। लेकिन जब भी वो काम करती उसके दिमाग में यही आता कि वो भिखारी कौन था, वो भिखारी था या फिर आखिर सच में वो कौन था जिसने उसकी इतनी मदद कर दी। पहली बार उसे इज्जत के साथ रहने को खाना मिला। हर शाम ठीक 7 बजे वो रोज़ जो भिखारी था वो वहाँ पर आता और गौरी क्या करती थी, उसे खाना सर्व करती थी। गौरी रोज़ उसके लिए खाना लेकर आती। वो कम बोलता, ज़्यादा बात नहीं करता था। धीरे धीरे अब गौरी का जो डर था कम होने लगा। उसे विश्वास होने लगा कि ये कोई भिखारी नहीं है, ये मामूली कोई इंसान नहीं है, ये ज़रूर कोई ऐसा शख्स है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि आप सच में कौन हैं, सब लोग आपको इतना सम्मान क्यों देते हैं, आपसे इतना डरते क्यों हैं। तब दोस्तों उस आदमी ने बस इतना कहा, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे सच होते हैं जो सही समय आने पर ही सामने आते हैं। फिर उसने गौरी की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा कि तुम मुझे बताओ, तुम इतना चुप क्यों रहती हो, तुमने इतने दर्द क्यों छुपा के रखे हैं। बस इतना सुनना था कि गौरी खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपनी पूरी कहानी उस भिखारी को बता दी, क्योंकि उसे थोड़ा सा विश्वास होने लगा था, क्योंकि आज वो जिस तरीके से रह रही थी, आज वो भिखारी की बदौलत रह रही थी। तो उसने अपनी सारी बता दी कि उसके पति के मौत के बाद ससुराल वालों ने उसे अपमानित किया। ठीक है, वह आदमी शांत बैठा बस सुनता रहा, मगर जैसे गौरी बोलती गई तो उसके चेहरे पर गंभीरता बढ़ गई। उसे गुस्सा आने लगा जब गौरी ने उसे बताया कि उसे बासी खाना फेंक कर दिया जाता था। उस दिन कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीमे लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, जिन लोगों ने तुम्हारी कीमत नहीं समझी, एक दिन वो लोग बहुत पछताएंगे। उस दिन के बाद से दोनों के बीच एक अलग रिश्ता बनने लगा। गौरी को पहली बार लगा कि शायद उसे कोई समझता है। एक शाम वो आदमी हमेशा की तरह होटल आया, लेकिन इस बार उसने खाना नहीं खाया। उसने अपनी जेब से एक साधारण सा धागा निकाला और मेज़ पर रख दिया और गौरी की तरफ देखकर बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई बड़ी दौलत या दिखावा नहीं है, लेकिन अगर तुम साथ दो तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। गौरी कुछ पल उसे देखती रही। जिस लड़की को दुनिया मनहूस कहकर ठुकरा चुकी थी, आज कोई उसे सम्मान के साथ अपनाना चाहता था। उसने बिना कुछ कहे धीरे से कहा कि ठीक है। अगली सुबह गौरी होटल के बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तभी दोस्तों अचानक सड़क पर कई महंगी गाड़ियों का लंबा काफिला आकर रुका। काले कपड़े में बॉडीगार्ड तेजी से बाहर निकले। गौरी ये सब देखकर हैरान थी। तभी आसपास खड़े लोग हैरानी से देखने लगे। फिर उन्हीं गाड़ियों में से एक बड़ी कार का दरवाज़ा खुला और वही आदमी जो अभी तक भिखारी बनकर घूम रहा था, वही आदमी बाहर निकला। इस बार उसने सूट बूट पहना हुआ था, मगर इस बार वह फटे कपड़ों में नहीं था। उसने महंगा सूट पहना था। पूरा माहौल बदल चुका था। गौरी तो उसे देखकर एक पल के लिए स्तंभ रह गई। तभी होटल मैनेजर आगे बढ़ा और सम्मान से बोला, सर, बोर्ड मीटिंग के सारे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गौरी को तब पता चला कि वह आदमी कोई भिखारी नहीं, बल्कि देश के बड़ी कंपनियों में शामिल एक विशाल व्यापारिक समूह का मालिक RN सिंह था। वह कई महीनों से साधारण लोगों की ज़िंदगी समझने के लिए बिना पहचान बताए शहर में रह रहा था। उसी दौरान उसकी मुलाकात गौरी से हुई थी और जब उसने गौरी के बारे में पता लगाया तब उसे पता चला कि उसके ससुराल वाले जो हैं उसे विधवा कहकर, अपशगुन कहकर उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और उस दिन उसने ठान लिया था कि वह कैसे भी करके गौरी को उस माहौल से निकाल कर ही रहेगा। जब ये बात गौरी को पता चली तो उसे काफ़ी ज़्यादा उससे हमदर्दी होने लगी, एक प्यार का एहसास होने लगा। शादी की खबर जब उसके ससुराल तक पहुंची तो सबके होश उड़ चुके थे। जिस बहू को उन्होंने अपशगुन कहकर घर से निकाल दिया, अब वही शहर के सबसे बड़े उद्योगपति की अब पत्नी बन चुकी थी। कमला देवी खुद गौरी के अब घर पहुंची, उससे माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा, इस बार गौरी ने शांत आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, जिस दिन आपने मुझे घर से निकाल दिया था उस दिन से मेरा रिश्ता और उस घर से ख़त्म हो चुका था। आर्यन ने भी साफ शब्दों में कह दिया, जिसने एक बेबस लड़की के साथ इंसानियत नहीं दिखाई, वह सम्मान के लायक भी नहीं। ये कहकर उसने अपनी पुलिस को, जो उसकी टीम थे, उनको कह दिया कि इसे गिरफ्तार कर ले, क्योंकि इसने अपनी बहू पर, यानी कि अपनी विधवा बहू पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। जो पुलिस की टीम थे वो उस बूढ़ी औरत को ले जा चुकी थी
वह चीखती रही, अपनी माफ़ी मांगती, लेकिन जो आर्यन था उन्होंने उसे माफ़ नहीं किया। धीरे धीरे पूरे शहर में कमला देवी और उनके परिवार की सच्चाई भी अब फैल चुकी थी। लोग उनसे अब दूरी बनाने लगे। दूसरी तरफ गौरी पहली बार अपनी ज़िंदगी खुलकर जी रही थी, क्योंकि दोस्तों कभी कभी इंसान की ज़िंदगी से कुछ लोग इसलिए निकाल दिए जाते हैं ताकि उससे कई बेहतर लोग उनकी ज़िंदगी में आ सके, जिसने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की है। तो दोस्तों ये थी आज की एक प्यारी सी दिलचस्प कहानी। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी के रिलेटेड आपकी कोई भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप किसी और टॉपिक्स पर कहानी चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। सो कीप वॉचिंग एंड बाय।